दिल्ली एनसीआर में करीब 1 महीने पहले जब स्कूल खुले तो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स ने भी राहत की सांस ली थी। वैसे ऐसा लाजमी भी था। कोरोना की वजह से बच्चे 2 साल तक घरों में कैद थे। तीसरी लहर के बाद जब कुछ सामान्य हालात लगने लगे तो एहतियात के तौर पर स्कूल खोलने का फैसला लिया गया। लेकिन वही चिंता फिर सामने आकर खड़ी हो गई। नोएडा और गाजियाबाद के कई स्कूलों में बच्चे कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। लिहाजा ऐसे स्कूलों को कुछ दिन के लिए फिलहाल बंद करना पड़ा है। पर सवाल यहाँ पर यह है कि अगर कोरोना मामलों की तादाद बढ़ती है तो क्या होगा? बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल और पेरेंट्स दोनों को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? इन बातों पर विचार करना बहुत ज़रूरी है और इस मुद्दे पर डॉक्टर्स की राय से भी हम आपको वाकिफ कराएंगे। लेकिन पहले क्लासरूम तक पहुंचे कोरोना की रिपोर्ट कार्ड देखिए। दो साल के लंबे अंतराल के बाद छात्र लौटे तो स्कूलों की रंगत बदल गई। लेकिन बच्चों ने पुराने दोस्तों से नई जान पहचान अभी शुरू ही की थी कि कोरोना ने स्कूलों पर दस्तक दे दी। दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में क्लासेस शुरू होने के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक के बाद एक कई स्कूलों में बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए। हड़कंप मचा। करीब आधा दर्जन स्कूल एहतियातन बंद कर दिए गए। दिल्ली से सटे नोएडा गाजियाबाद में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है और ये दस्तक इस बार स्कूलों में नजर आ रही है। नोएडा के सेक्टर 40 के इसी खैतान पब्लिक स्कूल में 16 मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आए हैं, जिसके चलते स्कूल प्रशासन के अंदर हड़कंप मच गया है। 13 बच्चे और 3 टीचर जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद स्कूल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। 17 तारीख तक ये स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। इसके बाद 18 तारीख को जब ये स्कूल खुलेंगे उस वक्त तमाम जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं यहाँ पर आने वाले बच्चों को उनका पालन करना होगा। साथ ही साथ जिन क्लासेस के अंदर कोरोना पॉजिटिव बच्चे पाए गए हैं उनको अपना RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो सबमिट करनी पड़ेगी। लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले सामने आए हैं उसने प्रशासन के लिए भी एक चुनौती जो है वो खड़ी कर दी है। स्कूल प्रशासन के द्वारा और साथ ही साथ जो नोएडा प्रशासन है उनकी तरफ से स्कूलों के अंदर जो तमाम स्टाफ है उनका RT-PCR टेस्ट और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था जो है वो की जा रही है ताकि ये मामले आगे ना बढ़े। इसके साथ ही जिन क्लासेस के अंदर प्री बोर्ड की परीक्षा होनी थी वो अब परीक्षाएं ऑनलाइन जो है वो स्कूल की तरफ से कराई जाएंगी। नोएडा के ही जाने माने DPS स्कूल में 8 बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट सामने आई तो चिंता और बढ़ गई, क्योंकि संक्रमित होने वाले छात्र 8 से 18 साल तक की उम्र के हैं। 2 छात्र ऐसे हैं जिनको वैक्सीन लग चुकी है। नोएडा ही नहीं बल्कि दिल्ली के करीब गाजियाबाद के कई नामी स्कूलों में बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए और जब छोटे बच्चे संक्रमित हुए तो पेरेंट्स के साथ स्कूल प्रबंधन में भी हड़कंप मच गया। गाजियाबाद के सेंट फ्रांसिस और KR मंगलम स्कूल में कोरोना के कई केस सामने आए। इस इलाके के जयपुरिया स्कूल में भी जब छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए तो स्कूल को एहतियातन बंद करना पड़ा। बच्चों को संक्रमण से दूर रखने के लिए गाजियाबाद के कुछ स्कूलों ने एक बार फिर ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा लिया है। कुछ स्कूलों में एक ही क्लास के बच्चों को हफ्ते में सिर्फ 3 दिन स्कूल बुलाया जा रहा है, यानी स्कूल सतर्क हैं और बच्चों के मामले में कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। स्कूलों में मिल रहे कोरोना के मामलों पर प्रशासन की भी नजर है। अभी तो जो बच्चे मिल रहे हैं उनके कॉन्टैक्ट को ट्रेस कर रहे हैं उनके घर उसके आसपास, और जैसे स्कूल ये लोग कुछ स्कूल बंद कर दिए गए, जैसे स्कूल खुलेंगे तो उनको फिर भी टेस्ट करेंगे और सारे ही बच्चों को 12 साल से ऊपर के वैक्सीनेट जो नहीं हुए हैं उनको वैक्सीनेशन। ये हमारी टीम जो है उन्हीं स्कूल से कांटेक्ट कर रही है। सारे स्कूलों में भी हमारे प्रोग्राम बना दिए गए 12 साल से ऊपर जहां हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं, और कहीं पर भी कोई सिम्टोमेटिक मिलता है तो उसका टेस्टिंग कराया जाता है। देश में कोरोना की चौथी लहर की आशंका के बीच स्कूलों में कोरोना की दस्तक ने नई चिंता खड़ी कर दी है। जिन स्कूलों में छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए उनको सिर्फ कुछ दिनों के लिए बंद किया गया है। स्कूल खुलने पर सभी छात्रों को एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया है, यानी रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही स्कूल में एंट्री मिलेगी। लेकिन इस बीच कोरोना गाइडलाइंस को लेकर स्कूल पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं। बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों में कोई भी लक्षण नजर आने पर उनका तुरंत टेस्ट करवाने के लिए कहा है। आम लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। पहले से गाइडलाइन हमारी है, उस गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। ICMR की गाइडलाइन अब कहती है कि केवल हम जो है जो सिम्टोमेटिक लक्षण व्यक्ति केवल उन्हीं की टेस्टिंग करें।
और अभी उसके बाद कोई ऐसी कैसी रिपोर्ट नहीं है कोई जिनमें परेशान होने की बात नहीं है। किसी भी रूप में कोरोना आ सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। वही जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उनका फॉलो करना चाहिए, यानी कि बार बार हाथ धोएं, दूरी रहें, मास्क का प्रयोग करें, तभी हमेशा और वैक्सीनेशन करें। गर्मी की छुट्टियों के पहले अब स्कूलों में करीब महीने भर पढ़ाई होनी है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा के लिहाज से ये समय बेहद अहम है, इसलिए कोई नहीं चाहता कि स्कूल बंद हो या ऑनलाइन क्लासेस की नौबत आए। लेकिन बच्चों को संक्रमण से दूर रखने के लिए जरूरी है कि सभी कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और 12 साल से ज्यादा के बच्चों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो। नोएडा से सुशांत मेहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जब बच्चे घरों में थे तब महफूज थे, लेकिन आखिर कब तक बच्चों को कोरोना के डर से घरों में रखा जा सकता है? अगर हमें कोरोना के साथ जीना सीखना है तो जाहिर सी बात है कि ये बात बच्चों पर भी लागू होती है। और इस तरह बड़ी तादाद में ऐसे पेरेंट्स हैं जो कोरोना के बढ़ते मामलों के बावजूद बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं। लेकिन ऐसे पेरेंट्स स्कूलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम चाहते हैं, यानी स्कूल कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। ऐसे भी माता पिता हैं जो चाहते हैं कि हालात देखते हुए कुछ दिन या फिर कुछ महीने के लिए फिर से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाए, जबकि कुछ की दलील ये है कि घरों में कैद रहने से बच्चे मानसिक तौर पर बीमार हो सकते हैं। और इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से भी बात की, सुनिए ज़रा उनकी राय क्या है। बच्चों को लेके हम तो अपने प्रिकॉशन जो है वो फॉलो कर रहे हैं, बट स्कूल्स में अभी इतना सेफ्टी मेजर्स लगता नहीं है कि स्कूल वाले फॉलो करेंगे। या अभी जिस हिसाब से केसेस आ रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में या गाज़ियाबाद में, हमने देखा कि केसेस फिर से बढ़ने लग गए। तो हम तो अपनी तरफ से पूरा अवेयर है, लेकिन स्कूल इस पर क्या कर रहे हैं ये हमारे लिए देखना ज़रूरी है। राइट। तो हम ये चाहते हैं कि आगे स्कूल्स भी इस चीज़ के बारे में ध्यान दें कि कैसा क्या करना है, क्योंकि जिस हिसाब से स्ट्रेंथ है स्कूलों की तो काफ़ी मतलब उसमें बच्चों को भेजने में थोड़ा सा पेरेंट्स डरेंगे। ये सब थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि अब फिर से आफ्टर 2 years it's as I am a parent, so I am so happy that school is on. But see, the other way, if I am saying that precaution should be there. According to me, if my son is going और बाकी भी पेरेंट्स जो भेज रहे हैं तो थोड़ा अपना सेफ्टी मेजर करके भेजिए, लाइक सैनिटाइज़र, मास्क। और स्कूल एज अ स्कूल आई जस्ट वांट टू कन्वे दैट स्कूल पर्सन शुड आल्सो टेक द प्रिकॉशंस। तो एज ए पेरेंट हम लोगों की अप्रीहेंशन है कि कहीं ना कहीं कोरोना फिर से दस्तक दे तो नहीं रहा है, या हमारे बच्चे भी तो इन्फेक्टेड नहीं हो जाएंगे। इसमें एक संदेह ये जाता है कि बच्चे हैं ये आपस में खेलेंगे कूदेंगे, चाहे हम कितना भी प्रिकॉशन ले लें, उनको मास्क लगवा दें या उनसे सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए बोलें, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं, वो आपस में खेलेंगे और कहीं ना कहीं वो प्रिकॉशन उतना ले नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि शासन प्रशासन को, स्कूलों को भी इस स्थिति पे गंभीरता से नज़र रखनी चाहिए और आने वाले हफ्ते में किस प्रकार से स्कूलों को खोलना है या बंद करना है उस पर उनको निर्णय लेना चाहिए। हम 3 साल से 2 साल से ऑफलाइन मोड में ऑलरेडी क्लासेस, ऑनलाइन मोड पे क्लासेस चला रहे थे, तो 2-4 महीने और कंटिन्यू करने में कोई मुझे नहीं लगता था कि कोई बहुत बड़ा रिस्क था। जुलाई से में भी सिचुएशंस अगर अंडर कंट्रोल दिखने लगती तो हम कर सकते थे। मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी स्कूल भेज रहा हूँ, भेजना शुरू कर दिया है बाकी लोगों की तरह से, लेकिन अब न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे दोबारा से सोचना पड़ेगा। एज अ पेरेंट हम लोगों को लगता है कि बच्चों को थोड़ा प्रोटेक्ट करके चलते रहें। भाई बच्चों में अभी तक 100% वैक्सीनेशन वैसे भी नहीं हुए हैं और एक्सपोजर उनमें ज़्यादा है, ज़्यादा सैनिटेशन को वो लोग फॉलो नहीं कर पाते स्कूल लेवल पर जाकर के, भीड़ बहुत ज़्यादा है स्कूल्स में। मुझे लगता है कि बहुत रिस्क है और मेरे मन में डर है इस चीज़ को लेकर। ऐसा नहीं है कि हम 1-2 महीने 1-2 साल कोरोना से अगर बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं तो क्या हम कोरोना से बच पाएंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अपने बच्चों का मेंटल ब्लॉक करते चले जा रहे हैं। बच्चे घर में रह के मेंटली सिक हो रहे हैं, वो डिप्रेशन के पेशेंट हो जाएंगे। तो बेटर है वो बाहर निकले, पेरेंट्स उनको मोटिवेट करें। स्कूली बच्चों में संक्रमण की आशंका हमेशा से थी। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों का साफ मानना था कि बड़े स्तर पर एडल्ट्स यानी कि वयस्कों के वैक्सीनेशन के बाद 18+ यानी 18 साल के अंदर के बच्चे ही सबसे आसान शिकार होंगे। कभी भी स्कूलों पर भी कोरोना का ग्रहण लगेगा, क्लासरूम्स में भी उसकी हाजिरी लगेगी। ऐसी ही आशंकाओं और खतरे को टालने के लिए केंद्र सरकार ने 15 से 17 और 12 से 14 साल के बच्चों के टीकाकरण पर जोर देना शुरू किया था। और इसी साल 3 जनवरी को पहले 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हुआ।
जिनकी आबादी करीब 7 करोड़ 40 लाख है। करीब 3 महीने बाद 15 से 17 साल के बीच कोवैक्सीन की 9 करोड़ 78 लाख से ज़्यादा डोज लग चुकी हैं। इनमें करीब 2 करोड़ 38 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कोवैक्सीन की दूसरी डोज भी लग चुकी है। यानी इसका मतलब ये है कि इस एज ग्रुप के करीब 5 करोड़ 2 लाख बच्चों को दूसरी डोज लगना अभी बाकी है। 15 से 17 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत के करीब 2.5 महीने बाद यानी 24 मार्च को 12 से 14 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की सुरक्षा चक्र देने का अभियान शुरू हुआ था। देश में इस एज ग्रुप के बच्चों की आबादी करीब 7 करोड़ 50 लाख के करीब है और इस एज ग्रुप के टीकाकरण की शुरुआत के 20 दिन के अंदर करीब 2 करोड़ 36 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है। चौथी लहर की आहट के बीच 12 से 14 साल तक के बाकी 5 करोड़ 14 लाख बच्चों को कोर्बेवैक्स की पहली डोज लगाना अभी बाकी है और इन्हें भी हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकली की कोर्बेवैक्स वैक्सीन ही लगाई जाएगी। वो भी ऐसे वक्त में जब देश खासकर दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में कई छात्र संक्रमित हो चुके हैं। करीब 2 साल के अंतराल के बाद स्कूल पूरी तरह से खुल चुके हैं। बच्चों की हाजिरी भी 100% ही है। ऐसे में स्कूलों में संक्रमण के मामले सामने आने के बाद पेरेंट्स की अपने बच्चों को लेकर चिंता फिर से बढ़ गई है, जो अपने लाडलों को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बाद बेहिचक स्कूल भेजना शुरू कर चुके हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों में जो 12 से 18 साल के हैं उनको वैक्सीन दी जा रही है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी ही ऐसे सभी छात्रों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज मिल जाएगी। लेकिन जो बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं, क्या उनको भी वैक्सीन का सुरक्षा कवच मिलेगा? ये सवाल जब स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स की राय होगी तो ऐसा हो सकता है। हालांकि उन्होंने दावा किया कि कम उम्र के बच्चों को कोरोना से संक्रमित होने का खतरा कम होता है। जब वैक्सीन की तो कमी नहीं है, आप सब लोगों को पता है। जब साइंटिफिक कम्युनिटी, बहुत कम कंट्री ने दुनिया में फैल बिलों को शुरू किया है, तो जब ये सारा विषय हम साइंटिफिक कम्युनिटी पर डिपेंड करते हैं। लेकिन एक ये भी सत्य है कि फैल से नीचे ओमिक्रॉन 1, कोविड 1, 2 और 3 वेव में बच्चे को कोविड नहीं हुआ है ऐसा नहीं है। जब चेक किया जाता है तब जब बड़ों को होता है इतना ही बच्चों में भी पाया गया, लेकिन उसको इफेक्ट नहीं किया है। उसमें एंटीबॉडी बच्चों में पाई गई, इतना ही परसेंटेज बड़ों में पाई गई। मतलब उसमें भी आया लेकिन इफेक्टिव नहीं रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब बच्चे हैं वो उसके सामने लड़ने में इम्यूनाइज्ड है, सक्षम है। दिल्ली एनसीआर के कुछ स्कूलों में कोरोना संक्रमण फैलने के बाद उनको कुछ दिनों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि इस बार स्कूल कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट न बन सके, वो भी ऐसे वक्त में जब दिल्ली समेत कई राज्यों में कोविड नियमों में ढील दी जा चुकी है। देश के करीब सभी राज्यों में कोविड प्रोटोकॉल को पहले के मुकाबले थोड़ा हल्का कर दिया गया है, जिनमें मास्क पहनने की अनिवार्यता को फिलहाल खत्म करना भी शामिल है। और उस हाल में बच्चों को स्कूल भेजने में बेहद एहतियात बरतने की ज़रूरत है और इसके साथ ही उनको कोविड प्रोटोकॉल के बारे में शिक्षित करना भी ज़रूरी है ताकि पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में बच्चे स्कूल में लापरवाह ना हो जाएं। और इसके लिए सबसे पहले बच्चों से ये सुनिश्चित करवाया जाए कि वो भी बिना मास्क लगाए स्कूल के लिए ना निकले। यानी बच्चों के लिए मास्क लगाना बेहद ज़रूरी है, इस बात को सुनिश्चित करना होगा। स्कूलों में आपका बच्चा अपना नाक और मुंह हमेशा ढक के रखे, इसके लिए
उसके स्कूल बैग में एक से ज़्यादा मास्क रखें ताकि मास्क का स्ट्रिंग टूटने पर वो नए मास्क का इस्तेमाल करें। वैसे स्कूलों में आमतौर पर जिस तरह की गाइडलाइंस आई हैं उसमें बच्चों को ये कहा गया है कि बच्चों के बैग में हमेशा एक एक्स्ट्रा मास्क और एक सैनिटाइजर ज़रूर होना चाहिए। बच्चों के स्कूल बैग में सैनिटाइजर की बोतल और वेट टिश्यूज़ का भी इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए उसको भी रखने की ज़रूरत है ताकि खांसने या फिर छींकने के दौरान या फिर बाद में भी वो उसको यूज़ कर सकें। छींकते खांसते समय मुंह और नाक को टिश्यू, रुमाल या फिर कोहनी से ज़रूर ढकने की सलाह दें। इसके अलावा बच्चे को ये भी सिखाएं कि वो स्कूल में किसी से भी अपना पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल या फिर किताबें शेयर ना करें। हम आपको बता दें कि ये सारी ऐसी गाइडलाइंस हैं जो स्कूल खुलने से पहले बच्चों को बताई गई थी, लेकिन उनको इसके बारे में एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ये भी समझाएं कि क्लास में पढ़ते लिखते समय अपना पेन, पेंसिल या मुंह में नहीं डालें। बच्चे को ये भी समझाना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना लंच किसी से शेयर नहीं करना है और ये भी उसको बताना ज़रूरी है कि स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला भी अपनाना है। सोशल डिस्टेंसिंग होती क्या है इसके बारे में भी बच्चों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, यानी हर दोस्त से कम 6 फीट की दूरी और किसी भी हाल में उसे ग्रुप या फिर टीम में नहीं खेलना है। स्कूल में वॉशरूम को इस्तेमाल करने का तरीका भी बच्चे को बताना चाहिए और आपके बच्चे को ये पता होना चाहिए कि वॉशरूम का दरवाज़ा उसे सीधे हाथों से नहीं खोलना है बल्कि कोहनी से धकेल कर खोलना है। बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि स्कूल बस की एक सीट पर उसे अकेले ही बैठना है। हालांकि ऐसा देखा जा रहा है कि बसें खचाखच भरी हैं और ये भी एक बड़ा कारण है कि बच्चे गर्मी के इस मौसम में संक्रमित हो रहे हैं। बच्चे स्कूल बस ड्राइवर और कंडक्टर पर नजर रखने के लिए भी बच्चे को बोला ताकि वो मास्क पहनने में किसी तरह की कोताही न बरते। बहरहाल ये तमाम ऐसी गाइडलाइंस हैं जो स्कूल की तरफ से भी जारी की जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसको पालन किया जा रहा है। बेसिकली सीधी सी बात ये है कि सोशली किस तरीके से बच्चे को स्कूल में बिहेव करना है वो तमाम तौर तरीके नए सिरे से सिखाने की ज़रूरत है। बच्चे के स्कूल से वापस लौटने के बाद आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चा वापस लौटे तो उसके जूते मोजे सबसे पहली बात तो घर से बाहर ही उतरवा दे। घर में दाखिल होने से पहले ही उसके हाथ 20 सेकंड तक साबुन से ज़रूर धुलवाएं और इसके बाद उसके तुरंत से उसको नहलाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका बच्चा बीमार हो तो उसे किसी भी हाल में स्कूल नहीं भेजना है। ये स्वस्थ बच्चों के लिए भी खतरनाक है। बच्चे स्कूल में कैसे सुरक्षित रहें, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस पर हमने डॉक्टर्स की भी राय ली है। सुनिए जरा। मेरी सलाह ये है कि आप अपने बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें, बट उन्हें कोविड बिहेवियर के लिए ट्रेन करें, जैसे कि मास्क पहनना, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना और किसी भी पब्लिक गैदरिंग में नहीं जाना। आप अपने बच्चों को 3 स्लोगनों से ट्रेन कर सकते हैं, दैट इज 3W, वॉश योर हैंड, वॉश द डिस्टेंस, वियर मास्क। इसके अलावा एज ए पेरेंट्स आप बच्चों के मास्क को टैग कर दें, उनकी लेबलिंग कर दें ताकि स्कूल में जाके बच्चे अपने मास्क को लेके कंफ्यूजन में ना आए। बच्चों को ये आप सलाह दें, उन्हें ट्रेन करें कि वो एक दूसरे के सामान का यूज ना करें, खासतौर पे रुमाल या मास्क। एज एन गार्जियन आपको ये बात इंश्योर करनी चाहिए कि जिस भी स्कूल में वो जा रहे हैं उसकी क्लास प्रॉपर वेंटिलेटेड हो, जिस भी स्कूल बस में जा रहे हैं वो ओवर क्राउडेड ना हो और प्रॉपर वेंटिलेटेड हो। इसके अलावा आप वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। सरकार द्वारा अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग अभियान चलाए गए हैं, आप उस अभियान में शामिल हों। अपने आप को और अपने बच्चों को फुली वैक्सीनेटेड रखें। संक्रमण से बचने का यही बेस्ट तरीका है। यदि आपको किसी भी प्रकार के लक्षण दिखते हैं अपने बच्चों में तो आप तत्काल अस्पताल जाएं। कोरोना की दस्तक के बाद हमने कुछ स्कूल प्रबंधन से भी बात करने की कोशिश की। हमने पाया कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूल न सिर्फ अलर्ट हैं बल्कि हर ज़रूरी कदम उठा रहे हैं। हालात अभी ऐसे नहीं है कि स्कूल पूरी तरह से बंद करने के बारे में भी सोचा जाए, लेकिन स्कूल मानते हैं कि कोरोना नियमों को लेकर सख्ती बहुत ज़रूरी है। न सिर्फ स्कूल बल्कि स्कूल के बाहर भी बच्चों को मास्क और सैनिटाइजर से लैस होना चाहिए। चाहे आप विजिटर हो, बच्चे हों, कोई भी हो, स्टाफ हो, कोई भी हो, आपको मास्क पहनना कंपलसरी है। अगर आप भूल गए हैं तो सिक्योरिटी गेट में रखवाई गई है, रिसेप्शन एरियाज में रखवाई गई हैं और
सब फ्लोर्स में जहाँ जहाँ पे भी क्लासरूम्स हैं और स्टाफ रूम है वहाँ पर भी मास्क रखवाए गए हैं। सैनिटाइजर स्टैंड हर फ्लोर में है ताकि बच्चे अपना हाथ सैनिटाइज कर पाएं। हैंड वॉश है, डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, बैठने में भी चलने में भी। हम ये चीज़ करवाना चाहते हैं। ये सही है कि बच्चों के लिए स्कूल बहुत ज़रूरी है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में स्कूल के साथ साथ जिम्मेदारी अभिभावकों की भी उतनी ही बन जाती है। बहरहाल आपको बता दें कि देवघर के त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसे में जो लोग बच गए हैं उनसे प्रधानमंत्री इस वक्त बातचीत कर रहे हैं और उन जांबाजों से भी प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया है, सुरक्षित निकाला है वहां फंसे लोगों को। वो लोग अपना स्ट्रैटेजी बना पाए, कैसे किस तरफ आउटसाइड डोर है, कितना केबल से जो सी है उसको अंदर कैसे जाना है, उन्होंने उसकी स्ट्रैटेजी बना के वो लोग कर पाए। सर देखिए, इस तरह के हादसे दोबारा ना हो ये बहुत जरूरी है। इस हादसे से जुड़े जो भी आपके अनुभव है उसकी जानकारी बहुत अहम होगी। स्थानीय प्रशासन के अन्य लोगों को भी आप मेरी तरफ से साधुवाद दीजिएगा। अब मैं अपनी थल सेना के जाबाजों से बात करना चाहता हूं। आइए थल सेना के सब जवानों से बात करते हैं। जय हिंद सर, मैं ब्रिगेडियर अश्विनी नैयर, डिप्टी जीओसी 23 इन्फेंट्री डिव। हमारा कॉलम 10 ऑफिसर्स, 9 जेसीओस, 97 ओआर। हम सुबह 4 बजे 11 अप्रैल को घटनास्थल पर पहुंचे। पहुंचते ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब, एसपी साहब ने हमारे कॉलम को ब्रीफिंग दी कि इस समय 12 ट्रॉलीज में 48 नागरिक फंसे हुए हैं। हमने तुरंत उसी समय मेंटेनेंस ट्रॉली के जरिए सभी ट्रॉलीज की रैकी की। दूसरी रैकी सुबह होने के बाद 6:30 बजे की गई। फिर हमने सभी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके ये प्लान बनाया कि जो पहली 4 ट्रॉलीज हैं उनकी हाइट लगभग 150 से 200 फीट थी। तो हमने ये प्लान बनाया कि इनको हम मैनुअल इंटरवेंशन से हमारे कमांडोज और हमारे घातक इनको हम वापस निकालेंगे और बाकी जो 8 ट्रॉलीज हैं जो कि 600 से 2000 फीट की हाइट पर थी उनको भारतीय वायुसेना उनको विंचिंग ऑपरेशन से निकालेगी। इसके लिए हमारे घातक जाबाज जो पाइलन था उसको 200 फीट ऊपर चढ़े और फिर रोपवे के साथ क्रॉल करते हुए ट्रॉली तक पहुंचे। ट्रॉली का दरवाजा खोला और लोगों से मिलके वहां से 200 फीट नीचे तक हमने रोपवे डाला और वहां से नागरिकों को कंट्रोल्ड रूप से बांध के स्लिदर कराया और इस तरह से 11 नागरिक पहली 4 ट्रॉली से निकाले। उसके साथ साथ मेडिकल टीम्स जो मेकशिफ्ट हेलीपैड पर थी उनके साथ कोऑर्डिनेट किया ताकि एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे एक शटल मिल सके। और सभी एजेंसीज ने आईटीबीपी, एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सभी ने मिलकर इसको एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड ढंग से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जय हिंद सर। ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप सभी ने तेजी से काम किया और बहुत ही कोऑर्डिनेटेड ढंग से किया, प्लानिंग करके किया। और मुझे बराबर है जब पहले दिन शाम को ही खबर आई, फिर ये खबर आई कि भाई हेलीकॉप्टर ले जाना कठिन है क्योंकि हेलीकॉप्टर का वाइब्रेशन है, उसकी जो हवा है उसी से कहीं तार हिलने लग जाए, ट्रॉली में से लोग कहीं बाहर गिरने लग जाएं तो हेलीकॉप्टर ले जाना के वो भी चिंता का विषय था। रात भर तो उसी की चर्चा चलती रही। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि जिस कोऑर्डिनेशन के साथ आप लोगों ने काम किया, और मैं समझता हूं कि इस तरह की आपदा में समय, रिस्पांस टाइम एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। आपकी तेजी ही ऐसे ऑपरेशन की सफलता या विफलता तय करती है। वर्दी पर लोगों की बहुत आस्था होती है। संकट में फंसे लोग
जब भी आपको देखते हैं, चाहे एनडीआरएफ का यूनिफॉर्म भी अब परिचित हो गया है, आप लोग का तो परिचित है ही है, तो उनको विश्वास हो जाता है कि अब उनकी जान सुरक्षित है। उनमें नई उम्मीद जग जाती है। आपकी उपस्थिति पर ही उम्मीद का, हौसले का काम यानी एक प्रकार से शुरू हो जाता है। वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों का ऐसे समय में विशेष ध्यान रखना बहुत आवश्यक रहता है। और मुझे इस बात का संतोष है कि आपने अपने प्लानिंग में और ऑपरेशन की प्रक्रिया में इस बात को बहुत प्राथमिकता दी और बहुत अच्छे ढंग से उसको किया। आपकी ट्रेनिंग भी बहुत बेहतरीन है। एक प्रकार से इस फील्ड में पता चल गया कि कितनी बढ़िया ट्रेनिंग आपकी है और आप कितने साहसिक हैं, किस प्रकार से आप अपने आप को खपा देने के लिए तैयार होते हैं। हर अनुभव के साथ हम लोग भी देखते हैं कि आप लोग अपने आप को सशक्त करते जा रहे हैं। एनडीआरएफ सहित तमाम बचाव दलों को आधुनिक विज्ञान, आधुनिक उपकरणों से लैस करना, ये हमारी प्रतिबद्धता है। ये पूरा ऑपरेशन संवेदनशीलता, सूझबूझ और साहस का पर्याय रहा है। मैं इस दुर्घटना से बचकर आने वाले हर व्यक्ति को बधाई देता हूं कि आपने इतने बड़े हादसे के बाद भी सूझबूझ से काम लिया। मुझे बताया गया कि लोगों ने लटके लटके ही कई घंटे बिताए, रात भर सोए नहीं, फिर भी इस सारे ऑपरेशन में उनका धैर्य, उनकी हिम्मत, ये ऑपरेशन में बहुत बड़ी बात है। आप सभी अगर हिम्मत छोड़ देते सारे नागरिक, तो ये परिणाम शायद इतने सारे जवान लगने के बाद भी उसको नहीं ले पाते। तो इसलिए जो फंसे हुए नागरिक थे, उनकी हिम्मत का भी बड़ा महत्व रहता है। आपने खुद को संभाला, लोगों को हिम्मत दी और बाकी का हमारी बचाव कर्मियों ने पूरा कर दिया। और मुझे खुशी की बात है कि वहां के नागरिक, उस इलाके के, उन्होंने जिस प्रकार से 24 घंटे रात रह करके सारी आप लोगों की मदद की, वहां जो भी कर सकते हैं करने का प्रयास किया, जो भी उनके पास समझ थी, साधन थे, लेकिन समर्पण बहुत बड़ा था इन नागरिकों का। ये सारे नागरिक भी अभिनंदन के अधिकारी हैं। देखिए, हाँ, इस आपदा ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि जब भी देश में कोई संकट होता है तो हम सब मिलकर एक साथ जब उन संकट से मोर्चा लेते हैं और उस संकट से निकलकर दिखाते हैं। सबके प्रयास ने इस आपदा में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं बाबा धाम के स्थानीय लोगों की भी प्रशंसा करूंगा कि जैसे उन्होंने इस प्रकार से पूरी मदद की है। एक बार फिर प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। सभी घायलों की जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। और आप जो लोग इस ऑपरेशन में लगे थे, आप सबसे मेरा आग्रह है, क्योंकि इस प्रकार के ऑपरेशन, क्योंकि बाढ़ आना, बारिश होना, ये सबको आपको रोज का काम हो जाता है, लेकिन ऐसी घटनाएं बहुत रेयर होती हैं। इसके विषय में जो भी अनुभव है उसको बहुत ढंग से आप लिख लीजिए। एक प्रकार से आप मैनुअल बना सकते हैं। और हमारे जितने फोर्सेस ने इसमें काम किया है, एक डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि आगे हमारे पास ट्रेनिंग का भी ये हिस्सा रहे कि ऐसे समय किन किन चैलेंजेस आती हैं, इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए क्या, क्योंकि मुझे अब पहले ही दिन जब शाम को मेरे पास आया कि साहब हेलीकॉप्टर ले जाना मुश्किल है, क्योंकि तार इतने वाइब्रेशन झेल ही नहीं पाएंगे, तो मैं स्वयं भी चिंता में था कि अब क्या रास्ता निकाला जाएगा। यानी एक एक ऐसे पड़ाव की आपको जानकारी है, आपने अनुभव किया है। जितना जल्दी अच्छे ढंग से डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो हमारी सभी व्यवस्थाओं को आगे ट्रेनिंग का उसका हम हिस्सा बना सकते हैं और इसका एक केस स्टडी के रूप में लगातार हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को भी लगातार सज्ज करना है। बाकी तो वहां जो कमेटी बैठी है, इस रोपवे का क्या हुआ वगैरह राज्य सरकार अपनी तरफ से करेगी, लेकिन हमें एक इंस्टीट्यूशन के रूप में पूरे देश में इन व्यवस्थाओं को विकसित करना है। मैं फिर एक बार आप लोगों के पराक्रम के लिए, आप लोगों के पुरुषार्थ के लिए, आपकी ये
नागरिकों के प्रति जो संवेदना के साथ काम किया है, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अच्छी और सच्ची खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।